Okay, so today we'll be revising chapter number 5 of OC Emerging Modes of Business. इसमें हम बेसिकली दो कंसेप्ट देखने वाले हैं. पहला कंसेप्ट है ई बिजनेस का एंड दूसरा जो कंसेप्ट है दैट इज रिलेटेड टू आउटसोर्सिंग. ई बिजनेस क्या होता है? जो हमारी बिजनेस की एक्टिविटीज चलती है व्हेन दे आर कंडक्टेड यूजिंग ऑनलाइन मोड, यूजिंग इंटरनेट, तो इसको बोला जाता है ई बिजनेस. ओके, सो ई बिजनेस इज बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंडक्टिंग ऑफ बिजनेस वाया इंटरनेट. इसमें क्या क्या आता है? बाइंग सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अलोंग विद प्रोवाइडिंग टेक्निकल एंड कस्टमर सपोर्ट थ्रू इंटरनेट. So when all the things are coordinated through internet, conducted in an online mode, then it is called as e-business. E-commerce का भी concept इसमें आता है. E-commerce क्या है? E-commerce is a sub branch of e-business जो buying and selling सिर्फ चलता है. That is the trading aspect. उसको बोला जाता है e-commerce. तो wider term कौन सा है? E-business. E-commerce is a part of e-business. Fine. Okay, so quickly, e-business क्या होता है? It is administration and conducting of business activity via internet. So it includes buying, selling of goods and services along with providing technical and customer support in online mode. यहाँ पे e-commerce की बात की जाए तो e-commerce क्या है? E-commerce is only the trading aspect of e-business. यहाँ पे स्कोप ऑफ ई बिजनेस दिया हुआ है या 6 डायरेक्शंस ऑफ ई बिजनेस दिए हुए हैं. यहाँ पे बेसिकली इसका मतलब क्या है कि ई बिजनेस में किस किस एंगल से बिजनेस बेसिकली बिजनेस एक्टिविटीज कंडक्ट की जा सकती है. तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है देयर कैन बी वन बिजनेस इंटरैक्टिंग विद अनदर बिजनेस, सो इट इज B2B एक्टिविटी. ट्रांजैक्शंस बिटवीन टू बिजनेस फर्म्स आर बीइंग कंडक्टेड और आर टेकिंग प्लेस वाया इंटरनेट. सेकंड आता है बिजनेस टू कंज्यूमर. एक है बिजनेस टू बिजनेस, दूसरा है बिजनेस टू कंज्यूमर. सो वी हैव बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद कंज्यूमर्स प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज टू कंज्यूमर्स वाया ऑनलाइन मोड. तो फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है या कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स जैसी होती है जहां पे आप क्या कर रहे हो? आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ डील कर रहे हो. तो ये क्या है? बिजनेस टू कंज्यूमर एक्टिविटी. नेक्स्ट आता है कंज्यूमर टू बिजनेस. कंज्यूमर टू बिजनेस में क्या होता है? कंज्यूमर टू बिजनेस में कंज्यूमर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को अप्रोच कर रहे हैं टू प्रोवाइड देम द रिक्वायर्ड सर्विसेज. तो जैसे हम टैक्सी रिक्वेस्ट करते हैं या कोई भी सर्विसेज रिक्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? वी आर इंटरैक्टिंग विद द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू गिव अस सर्टेन सर्विसेज. नेक्स्ट है कंज्यूमर टू कंज्यूमर. यहाँ पे टू कंज्यूमर्स आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर यूजिंग ऑनलाइन मोड. तो OLX है या कोई भी सेकंड हैंड गुड्स वगैरह के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे बाइंग सेलिंग चलती है, ये क्या होते हैं? कंज्यूमर टू कंज्यूमर. नेक्स्ट है बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन. तो यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के पास उनके रजिस्ट्रेशंस करने हैं, फाइलिंग्स करने हैं, रिटर्न्स अपलोड करने हैं, ये सब एक्टिविटी को क्या बोला जाता है? बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन. नेक्स्ट होता है कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन. सो व्हेन वी एज इंडिविजुअल्स आर इंटरैक्टिंग विद द गवर्नमेंट थ्रू ऑनलाइन मोड. कैसे? हमको पैन नंबर निकालना है या हमको पासपोर्ट निकालना है, आधार कार्ड का रजिस्ट्रेशन करना है, ये सब एक्टिविटीज को क्या बोला जाएगा? कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन. फाइन. So yes, what are the 6 directions? पहला आता है business to business, business to consumer, consumer to business, consumer to consumer, business to administration, consumer to administration. Once again, 6 directions या scope of e-business: business to business, business to consumer, consumer to business, consumer to consumer, business to administration, consumer to administration. नेक्स्ट आते हैं एडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस. तो ई बिजनेस या ऑनलाइन बिजनेस करने से हमको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं या उसके क्या एडवांटेजेस है? द मेमोरी टेक्निक्स फॉर दिस इज फिक्स गैप, ease of formation, lower investment requirement, C is convenience, S is speed, G is government support, A is global access, P is paperless society and easy payment. Okay, so fix gap. F, ease of formation, I, lower investment requirement, C, convenience, S, speed, G, government support, A, global access, P, paperless society and ease of payment.
So advantages of e-businesses: it fixes gap. F, ease of formation. I, lower investment requirement. C, convenience. S, speed. G, government support. A, global access. P, paperless society. Second P, easy payment. पहला डिस्कस करते हैं ईज ऑफ फॉर्मेशन. क्या ऑनलाइन सेटअप जो होता है बिजनेस का वो बनाना, वेबसाइट डेवलप करना, उससे बाइंग एंड सेलिंग करना कंपैरेटिवली इजियर है देन हैविंग अ फिजिकल सेटअप? यस, सो देयर इज ईज ऑफ फॉर्मेशन. नेक्स्ट है लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट. आपको जगह लेनी है, वहां पे सब सिस्टम्स बिठाने हैं. अगर आपका कोई प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस है तो उसको रिक्वायर्ड फैसिलिटी खड़ी करनी है, सर्विसेज प्रोवाइड करने हैं, तो अकॉर्डिंगली स्टाफ रिक्रूट करना है. क्या ये सब इन्वेस्टमेंट ज्यादा इस सब चीज में लगेगी? यस. बट इफ यू आर डूइंग इट इन द ऑनलाइन मोड, क्या कंपैरेटिवली कम इन्वेस्टमेंट कॉस्ट में ये हो पाएगा? यस. नेक्स्ट है कन्वीनियंस. क्या यहाँ पे कन्वीनियंट होता है ऑनलाइन बाइंग सेलिंग करना? यस. नेक्स्ट है स्पीड. क्या क्विकली ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट हो जाते हैं? क्या क्विकली ये प्रोसेस कंप्लीट होता है? यस. पेमेंट वगैरह भी जो है सब इजीली इन अ शॉर्ट टाइम हो सकता है. गवर्नमेंट सपोर्ट. तो क्या गवर्नमेंट से आजकल ये सपोर्ट मिल रहा है? तो यस, मिल रहा है. गवर्नमेंट इज ऑल्सो एमिंग एट अ पेपरलेस सोसाइटी, कि कम से कम चीजें एक्चुअली फिजिकल कैश फॉर्म में हो. ऑनलाइन ज्यादा प्रमोशंस चल रहे हैं, तो ये सब क्या है? गवर्नमेंट सपोर्ट. ग्लोबल एक्सेस मतलब आप कहीं के भी वर्ल्ड के कोई भी कॉर्नर से प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बाय कर सकते हो इन जस्ट अ फ्यू क्लिक्स. दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ऑनलाइन बिजनेस. सो दैट इज ग्लोबल एक्सेस. पेपरलेस सोसाइटी, क्योंकि आप पेमेंट जो कर रहे हो वो कार्ड या ऑनलाइन मोड से करते हो. आपको इनवॉइस वगैरह जो आता है वो भी मेल पे आता है या मैसेज पे आता है. सो डू यू नीड टू हैव पेपर फॉर्म ऑफ वर्किंग इन एनी ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस? नो. सो दैट इज पेपरलेस सोसाइटी. नेक्स्ट, इजी पेमेंट. ऑफ कोर्स हमको पता है फिजिकली पेमेंट करने जाना नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट हो सकता है, कार्ड के फॉर्म्स यूज हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से जो है वॉलेट्स है, ई वॉलेट्स है, इस सब से क्विक एंड इजी पेमेंट्स जो है वो किए जा सकते हैं. सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ ई बिजनेस. एडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस: फर्स्ट, फिक्स गैप. एफ, ease of formation. I, lower investment requirement. C, convenience. S, speed. G, government support. A, global access. P, paperless society. P, easy payment. स्कोप या 6 डायरेक्शंस क्या है? बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस, business to administration, consumer to administration. Advantages of e-business: fixed gap. F, ease of formation. I, lower investment requirement. C, convenience. S, speed. G, government support. A, global access. P, paperless society. Second P, easy payment. Fine. ओके. नेक्स्ट है यहाँ पे एडवांटेजेस तो ई बिजनेस के डेफिनेटली है, बट देयर आर आल्सो सर्टेन डिसएडवांटेजेस. किस तरीके के डिसएडवांटेजेस? द मेमोरी टेक्निक इज डिप्स हाई. डिलीवरी टाइम. आई, गवर्नमेंट इंटरफियरेंस. पी, लैक ऑफ पर्सनल टच. एंड सिक्योरिटी इश्यूज आर सिक्योरिटी इश्यूज. एस, एंड हाई रिस्क. यस. सो फर्स्ट क्या है? डिलीवरी टाइम जो होता है वो क्या होता है? व्हेनेवर यू ऑर्डर अ प्रोडक्ट, एटलीस्ट 1 डे तो लगता है प्रोडक्ट आपके पास आने में. तो यहाँ पे क्या है, अगर आप शॉप में जाते हो तो इमीडिएटली उधर के उधर जो प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है वो बाय कर सकते हो. सो कंपैरेटिवली डिलीवरी टाइम क्या है यहाँ पे? हाई. गवर्नमेंट इंटरफियरेंस इस प्रोसेस में भी हो सकता है, अगर वो कुछ टैक्सेस लगा दे या कोई रूल्स रेगुलेशंस रेस्ट्रिक्शंस लगा दे कि इतने ट्रांजैक्शन वैल्यू के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं एक्सेट्रा. तो क्या ये प्रॉब्लम हो जाएगा ई बिजनेस के लिए? यस. सो दैट इज गवर्नमेंट इंटरफियरेंस. Then there is lack of personal touch. Can you feel the article? Can you touch the article which you're buying? Can you have an actual viewing or checking of the article? No. तो यहाँ पे personal touch क्या है? Missing है. Next is security issues. There might be certain security issues which might be faced, जैसे payment के mode में, या आपको किसी से आप goods जिससे buy कर रहे हो, you do not know the सेलर कोई फ्रॉड्यूलेंट वेबसाइट्स हो सकते हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं? ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन रिस्की बन जाते हैं. नेक्स्ट है, यही इशू आएगा हाई रिस्क के अंडर. तो सिक्योरिटी इश्यूज में आप एक्सप्लेन क्या कर सकते हो? रिलेटेड टू पेमेंट मैकेनिज्म एंड हाई रिस्क बिकॉज द ट्रांजैक्शंस व्हिच यू आर डूइंग
वहां पे ट्रस्ट जो है या वहां पे सेलर का कॉन्टैक्ट जो है वो नहीं रहता है. फाइन. यस. सो क्या है डिसएडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस? डिप्स हाई. डी डिलीवरी टाइम. आई गवर्नमेंट इंटरफियरेंस. पी lack of personal touch. S security issues. High risk. Okay. Advantages of e-business: fixed gap. F ease of formation. I lower investment requirement. G A P. Yes. Disadvantages of e-business: dips high. D I P S high. Okay. Scope of e-business: 6 directions: business to business, business to consumer, consumer to consumer to consumer, business to administration, consumer to administration. Advantages of e-business: fixed gap, ease of formation, lower investment requirement, convenience, speed, government support, global access, paperless society, ease of payment. Disadvantages: dips high, delivery time, government interference, lack of personal touch, S security issues, high risk. Fine. Yes. इन तीन में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में आता ही है. फाइन. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के रिलेटेड. ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में अभी ये जो दो क्वेश्चन सामने फ्रेम्ड है, इसमें एक है स्टेजेस ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एंड दूसरा है स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन. दोनों तीन है, बट कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. स्टेजेस मतलब प्रोसेस कैसे रहता है, और स्टेप्स मतलब आपको क्या करना है व्हेन यू आर एग्जीक्यूटिंग द ऑनलाइन ट्रांजैक्शन. तो स्टेजेस क्या होते हैं? प्री परचेस और सेल. मतलब यहाँ पे आप एक्चुअली डिसाइड करते हो कि आपको कौन से प्रोडक्ट बाय करने हैं, क्या करना है, डिपेंडिंग ऑन द एडवर्टाइजिंग, गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एक्सेट्रा. उसके बाद आता है परचेस और सेल, जहाँ पे प्राइस डिस्कस होती है, प्राइस फिक्स होती है, निगोशिएशंस होते हैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर. फिर एक्चुअल सेल यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है, जहाँ पे आप गारंटी, वारंटी कार्ड, बिल वगैरह ये सब लोगे. एंड लास्ट स्टेज इज द डिलीवरी स्टेज, जहां पे फाइनल प्रोडक्ट की डिलीवरी जो है वो आपके पास हो जाती है. सो ये क्या हो गए? 3 स्टेजेस: प्री परचेस और सेल, परचेस और सेल एंड डिलीवरी स्टेज. एंड स्टेप्स इन्वॉल्व मतलब आपको क्या करना है, व्हाट यू नीड टू डू व्हेन यू आर एग्जीक्यूटिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन. क्या क्या करना पड़ता है? सबसे पहले वेबसाइट पे आपको आपका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है. यू नीड टू क्रिएट योर अकाउंट, सेट योर पासवर्ड सो दैट यू विल बी असाइंड अ कार्ट. उसके बाद आप जो भी आइटम्स आपको सिलेक्ट करने हैं वो क्या करते हो? यू ड्रॉप देम इनटू योर कार्ट, फाइनलाइज द प्रोडक्ट्स एंड पे फॉर द सेम. लास्ट आता है पेमेंट स्टेज. पेमेंट स्टेज में आप क्या करते हो? अलग अलग मोड्स जो दिए गए हैं वो यूज करके आपका पेमेंट एग्जीक्यूट करते हो, जहां पे आपकी ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाती है. तो ये पेमेंट में क्या क्या मोड्स अवेलेबल होते हैं? एक होता है सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी. नेक्स्ट होता है चेक, प्रोडक्ट आपके पास डिलीवर होने के बाद कैश से पेमेंट करो या चेक से. नेक्स्ट है नेट बैंकिंग, तो ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन यूज करके आप वहां पे पेमेंट कर सकते हो. क्रेडिट या डेबिट कार्ड यूज करके कर सकते हो. एंड लास्टली यू हैव डिजिटल कैश. डिजिटल कैश मतलब मनी विच इज हेल्ड इन ऑनलाइन फॉर्म. तो ये ई वॉलेट्स में जो भी पैसा रहता है वो क्या होता है? डिजिटल कैश. सो यस, क्विकली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के 3 स्टेजेस क्या है? प्री परचेस और सेल एंड डिलीवरी. और स्टेप्स क्या है? रजिस्ट्रेशन, प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड पेमेंट. पेमेंट के अलग अलग मोड्स क्या है? सीओडी, चेक, नेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड्स एंड डिजिटल कैश. परफेक्ट. अब ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस जो होता है वो किस तरीके से होता है? सबसे पहले आप चूज करते हो कि आपको कौन से ऐप से या कौन से सेलर से बेसिकली ये गुड्स बाय करने हैं. तो बायर फर्स्ट सिलेक्ट्स द सेलर. उसके बाद आप वो वेबसाइट वगैरह सर्व करके जो भी प्रोडक्ट्स है आपके वो चूज करते हो. तो यू डू द सिलेक्शन ऑफ गुड्स. अगर कोई वेबसाइट पे पॉसिबिलिटी है, जैसे सेकेंड हैंड डील्स, गुड्स के डीलिंग में पॉसिबिलिटी होती है, वहां पे आप क्या करते हो? यू निगोशिएट द प्राइस एंड terms and conditions, and wherever not possible you accept the price and terms and conditions. उसके बाद हो जाता है आपका एक्चुअल सेल.
फिर आता है पेमेंट, जो हमने यहाँ पे देखा अलग अलग मोड से किया जा सकता है, एंड डिलीवरी। तो एक तो पेमेंट पहले डिलीवरी बाद में, या सीओडी चेक को ऑप्ट कर रहे हो तो डिलीवरी पहले पेमेंट बाद में। एंड उसके बाद आती है पोस्ट सेल एक्टिविटी, जहाँ पे अगर आपके कोई फिटिंग्स या इंस्टॉलेशंस करने हैं वो आते हैं, आपको अगर कुछ डेमो या ट्रेनिंग देने हैं वो आते हैं, और आफ्टर सेल सर्विस की कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए आपको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। सो दिस इज द एंटायर बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस। क्या होता है? फर्स्टली बायर सिलेक्ट्स द सेलर, देन होता है सिलेक्शन ऑफ गुड्स, देन negotiation of prices and terms and conditions और accepting the prices and terms and conditions। उसके बाद आता है सेल, देन पेमेंट एंड डिलीवरी और डिलीवरी एंड पेमेंट, एंड लास्टली पोस्ट सेल एक्टिविटी। क्लियर? ओके, वंस अगेन ई बिजनेस के 6 डायरेक्शंस: business to business, business to consumer, consumer to business, consumer to consumer, business to administration, consumer to administration. Next, advantages of e-business: fixed gap, ease of formation, lower investment requirement, convenience, speed, government support, global access, paperless society, ease of payment. Disadvantages: dips high, delivery time, government interference, lack of personal touch, security issues, high risk. उसके बाद ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के 3 स्टेजेस: प्री परचेस और सेल, परचेस और सेल, डिलीवरी स्टेज। स्टेप्स इन्वॉल्व: रजिस्ट्रेशन, प्लेसिंग एन ऑर्डर, पेमेंट। पेमेंट के टाइप्स: सीओडी चेक, नेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड्स, डिजिटल कैश। नेक्स्ट है बाइंग सेलिंग प्रोसेस: सिलेक्ट द सेलर, सिलेक्ट द गुड्स, price and terms and conditions, sale, payment and post sale activity. Fine? Okay. Next, let's move on to chart B. Yes, outsourcing का मतलब क्या होता है? आउटसोर्सिंग में बेसिकली जो फंक्शन आप इंटरनली आपके ऑर्गेनाइजेशन में नहीं कर सकते हो, या उसमें आपका ज्यादा टाइम इन्वेस्ट होने के चांसेस है, या उसके लिए एक्सपर्टीज जो रिक्वायर्ड है वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करके लेते हो? वो काम जो है वो बाहर से करवा के लेते हो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज आउटसोर्सिंग। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग सम बिजनेस फंक्शंस to whom? To specialized agencies. क्या होता है आउटसोर्सिंग? It is the process of contracting certain business functions to outside specialized agencies. इसमें ये करके आपको बेनिफिट क्या होता है? एक तो आपका कॉस्ट जो है वो कम होता है, एंड आपको एक्सपर्ट सर्विसेज जो है वो मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसमें अकाउंटिंग आपको इंटरनली करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपके पास सब टेक्निकल एक्सपर्ट्स है, तो आप क्या करोगे? कोई सीए फर्म से या कोई एक्सपर्ट से उसका अकाउंटिंग करके लोगे। इससे क्या होगा? आपको फिजिकली क्या आपके यहाँ पे एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट बिठाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। तो कंप्यूटर नहीं लगेगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इतने हाई एंड के वो सब आपको आपके यहाँ मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली आपको एक्सपर्ट सर्विसेज मिल जाएंगे। क्या एरर्स वगैरह कम होने के चांसेस है क्या? यस। सो इट इज बेनिफिशियल टू आउटसोर्स द पर्टिकुलर बिजनेस फंक्शन। सो क्या होता है आउटसोर्सिंग? इट इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग सम बिजनेस फंक्शन टू आउटसाइड एजेंसी, बेनिफिट्स अस इन reducing our own cost and getting specialized expert services. अब एडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग क्या होते हैं? तो यहाँ पे 3C जो है वो क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं, एंड 3E जो है वो क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। सो यहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट एडवांटेज मिलता है, ओवरऑल कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होती है, मैन पावर कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होती है, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट भी रिड्यूस होती है। तो ये 3C डिक्रीज होते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट्स ये बढ़ जाते हैं, एक्सपोर्ट हाई क्वालिटी सर्विसेज मिलती है, एंड आप एम्फेसिस कर पाते हो कहाँ? ऑन कोर प्रोसेसेस। तो 3E's के केस में बेनिफिट मिलता है, ये इंक्रीज होता है, और 3C के केस में क्या है? डिक्रीज होते हैं। सो कौन से सी? ओवरऑल कॉस्ट रिड्यूस होती है, मैन पावर कॉस्ट रिड्यूस होती है, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट रिड्यूस होती है। इंक्रीज क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं,
एक्सपर्ट हाई क्वालिटी सर्विसेज मिलती है एंड एम्फोसिस ऑन कोर एरियाज कर पाते हो। फाइन, ओके। सो ओवरऑल कॉस्ट एडवांटेज मतलब जैसे मैंने बोला आपको फिजिकली आपके यहाँ सेटअप बनाने की जरूरत नहीं है, आप बाहर वो फीस देके वर्क करवा के ले सकते हो। मैन पावर कॉस्ट, आपको यहाँ पे आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट में पूरे लोग बिठाने की जरूरत नहीं है, उसके अगेंस्ट आप क्या दे रहे हो, उनके चार्जेस दे रहे हो जो आपको अकाउंटिंग करके दे रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट रिड्यूस होती है क्योंकि आपको फिर से फिजिकल सेटअप नहीं लगता, उसके लिए स्पेशलाइज्ड केबिन नहीं बनानी है, कंप्यूटर सेटअप्स नहीं लगेंगे, सॉफ्टवेयर्स नहीं लगेंगे, ये सब इंटरनली इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्टिम्युलेट्स एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट्स। अब यहाँ पे क्या है, आप जब किसी दूसरे पर्सन को काम असाइन कर रहे हो या आउटसोर्स कर रहे हो तो क्या उनको एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है? यस, सो दैट वे यू आर एनकरेजिंग एंटरप्रेन्योरशिप। उनके पास जो लोग हैं वहां पे क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है। एंड इफ योर फर्म, सपोज यू आर ऑन द अदर साइड नाउ एंड योर फर्म इज वर्किंग इन अ गुड प्रोफेशनल वे, तो क्या चांसेस है कि इंडिया के बाहर के लोग भी आपसे कांटेक्ट करें और आपको वर्क आउटसोर्स करें? यस, सो दैट वे कैन यू इंक्रीज योर एक्सपोर्ट्स। यस, एक्सपोर्ट एंड हाई क्वालिटी सर्विसेज मिलती है क्योंकि ऑफ कोर्स उनके पास वो प्रोफेशनल नॉलेज रहता है टू actually do the work. Then you can emphasize on your core processes. तो आपको यहाँ पे क्या करने की जरूरत नहीं है, जो टास्क में आप एक्सपर्ट नहीं हो उस पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, आप आपका जो टेक्नोलॉजिकल स्पेशलिटी है उस पे फोकस कर सकते हो, बाकी के प्रोसेसेस जो है वो बाहर से करवा के ले सकते हो। सो दिस इज एन एडवांटेज। क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं आउटसोर्सिंग के? 3C डिक्रीज होते हैं, 3E इंक्रीज। यस, ओवरऑल कॉस्ट रिड्यूस होती है, मैन पावर कॉस्ट रिड्यूस होती है, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट रिड्यूस होती है, स्टिम्युलेट्स एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट्स। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट सर्विसेज मिलती है एंड एम्फोसिस ऑन कोर एरियाज बिकम्स पॉसिबल। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग। डिसएडवांटेजेस में क्या है, हो सकता है कि जैसे आपने किसी पर्सन को काम दिया है, उसके पास बहुत सारा काम है, तो कस्टमर फोकस नहीं है या आपको इतना अटेंशन नहीं मिल रहा है, पॉसिबिलिटी है क्या? यस, सो लैक ऑफ कस्टमर फोकस। थ्रेट टू सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। नाउ आप किसी से आपका अकाउंटिंग वर्क करवा के ले रहे हो तो क्या उनको आप बहुत सारी डिटेल्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन की शेयर कर रहे हो? यस, सो देयर माइट बी अ थ्रेट टू योर सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। एथिकल इश्यूज माइट बी इग्नोर्ड। इस चीज में क्या आता है, सपोज देयर आर डिलेज बाय द पर्सन इन मेंटेनिंग योर अकाउंट्स और सबमिटिंग योर रिटर्न्स, तो यहाँ पे आपको वर्क करना है एथिकली, but due to that there are delays or he is not filing the returns properly or he is not doing the accounting in the right manner, तो यहाँ पे क्या है, ethical issues में problem आ सकता है। Next है dissatisfactory services, if you are not getting the desired services from the person whom you have assigned the work. नेक्स्ट है बाकी डिफिकल्टीज क्या हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट्स जो आपके बीच में बने हैं, ऑफ कोर्स ये सब प्रॉपरली ऑपरेट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेटली बनेगा बिटवीन द पार्टी एंड द पर्सन टू हुम यू हैव आउटसोर्स द वर्क। सो इसमें क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स में? यस, कुछ टर्म्स आपको लगे थे उनको नहीं लगे थे, इस तरीके का मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकता है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है because what you want or what that person needs from you not communicated properly, आपके एंड से डेटा उसकी तरफ पूरा नहीं गया है या कब काम करके चाहिए था वो नहीं बताया है, तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन में लीड टू सम मिसमैनेजमेंट इन द वर्क। नेक्स्ट है पुअर क्वालिटी एंड डिलेड सर्विसेज भी कभी कभी पॉसिबल है इफ द पर्सन इज ओवरबर्डन्ड विद वर्क। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस। क्या क्या होता है इसमें? फर्स्टली lack of customer focus, threat to security and confidentiality, ethical issues, dissatisfactory services, misunderstanding of contracts, lack of communication and poor quality and delayed services. Fine, okay. नेक्स्ट अभी आते हैं 3 टाइप के आउटसोर्सिंग के ऊपर। पहला होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, नेक्स्ट होता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग एंड लास्टली लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो पहले बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में किस तरीके का आउटसोर्सिंग होता है, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस आर गिवन ऑफ टू सम पर्सन।
जैसे आप बहुत सारे फैक्ट्रीज में देखते हो या बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में कैंटीन्स वगैरह होते हैं, तो ये क्या किया जाता है, क्या ये काम उनका इंटरनल वर्क है, उनको करना चाहिए? नहीं। तो ये वर्क किसको दिया जाता है? कोई केटरिंग एजेंसी को दिया जाता है आपका कैंटीन चलाने का काम, राइट? सो ये क्या हो गया? दिस इज अ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो कैंटीन फैसिलिटी प्रोवाइड होगी वो आपने क्या कर दी है? आउटसोर्स कर दी है। So it is contracting of operations and responsibilities of specific business process to a third party. इसमें एडवांटेज क्या होते हैं? प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट होती है, क्योंकि आपको ये सब छोटी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देना पड़ता, आप आपके कोर एरिया पे फोकस कर सकते हो। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस होता है, बिकॉज योर रिसोर्सेस आर चैनलाइज्ड इन द प्रॉपर वे इन द प्रॉपर एक्टिविटी। नेक्स्ट है रिडक्शन इन द कॉस्ट। आपको उसके लिए स्पेंडिंग खुद से करने की जरूरत नहीं है फॉर द वर्क विच यू हैव आउटसोर्स टू एक्सटर्नल एजेंसी। एंड आपको इम्प्रूव्ड ह्यूमन रिसोर्सेज भी यहाँ पे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इससे आपने कोई एक फंक्शन जो दूसरे को आउटसोर्स किया है, उनके पास उसके एक्सपर्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल है। आप आपके ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे एक्सपर्ट्स हायर करने जाओगे, क्या फिजिबिलिटी हमेशा होगी? नहीं। सो इसलिए इम्प्रूव्ड ह्यूमन रिसोर्सेज आपको मिलते हैं, क्योंकि आपने क्या किया है? एक्सपर्ट लोगों को वो काम हैंड ओवर किया है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं? कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप अलग अलग कंट्रीज में लोकेटेड है तो टाइम जोन्स का प्रॉब्लम हो सकता है, और आपका कंट्रोल उस चीजों पे नहीं रहेगा। लॉस ऑफ कंट्रोल, ये भी एक थ्रेट है जो फेस हो सकता है। नेक्स्ट आता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। नाउ बिजनेस प्रोसेस इज रिलेटेड टू एनी जनरलाइज्ड प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस का आउटसोर्सिंग होता है। अब इसमें ये बिजनेस प्रोसेसेस में कोई एक इंपॉर्टेंट कोर प्रोसेस है जिसका एक हाई लेवल का थोड़ा इंपॉर्टेंस है इन योर ऑर्गेनाइजेशन। नॉलेज बेस्ड कोई प्रोसेस है, उसका आप जब आउटसोर्सिंग कर रहे हो तो वो क्या बोला जाएगा? इट विल बी कॉल्ड एज नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। So knowledge related and information related work is carried out by workers in a different company or by a subsidiary of the same organization. तो कोई रिसर्च करना है, कोई सर्वेस करने हैं, इस तरीके का काम अगर आप किसी को दे रहे हो तो वो क्या होता है? नॉलेज बेस्ड वर्क है जो आप बाहर से करवा के ले रहे हो। सो दैट इज नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। कैसे एडवांटेजेस होता है? कॉस्ट बेनिफिट ऑफ कोर्स होगा। इट इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव बिकॉज आपको इंटरनली आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करना है, बाहर से करवा के आप ले रहे हो। हायर स्किल्ड एम्प्लॉयज, अगेन जैसे मैंने प्रीवियसली बोला, इंप्रूव्ड ह्यूमन रिसोर्सेज का पॉइंट है या हायर स्किल्ड एम्प्लॉयज का पॉइंट है। इसमें क्या होता है? आपको हमेशा खुद के पास स्किल्ड एम्प्लॉयज रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। देन डिक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट एंड बेनिफिट इकोनॉमी। क्यों? आप यहाँ पे काम किसी और को देके क्या कर रहे हो? उनके यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ा रहे हो। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये सब ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट आपको करना है क्या इंटरनली? नहीं। तो क्या आपका वर्क ईज हो जाता है? यस, बिकॉज यू हैव गिवन द एंटायर वर्क टू सम पर्सन जो आपको सीधे काम करके देगा। किससे करवाना है, क्या करवाना है, क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आएगी? नहीं। सो दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? अब आप नॉलेज लेवल का काम दे रहे हो, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड वर्क ले रहे हो, तो यहाँ पे क्या है? सिक्योरिटी का क्वेश्चन आ जाता है। कैरेक्टर ऑफ एम्प्लॉय एंड क्वालिटी ऑफ वर्क कैन नॉट बी अश्योर्ड। तो वो उनके लोग सही से आपका काम करेंगे या नहीं करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा क्वेश्चनेबल टॉपिक हो सकता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ कम्युनिकेशन ड्यू टू लीगल, लैंग्वेज एंड कल्चरल बैरियर्स। तो ये हर जगह होगा पॉइंट, जैसे यहाँ पे बोला है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगा, डिफरेंट टाइम जोन्स होंगे, तो इसी तरह टाइम के कारण या लीगल या लैंग्वेज रेस्ट्रिक्शंस के कारण प्रॉब्लम होते हैं। ये सब जगह पॉइंट आ सकता है। फाइन। तो आपको देखना क्या है कि कॉमन पॉइंट्स क्या है जो सब आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हो। तो एक तो कुछ भी करोगे तो कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, जैसे यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, रिडक्शन इन कॉस्ट है, यहाँ पे भी कॉस्ट सेविंग्स है। तो यहाँ तीनों में क्या एक एडवांटेज कॉमन है? कॉस्ट आपकी रिड्यूस हो रही है। और दूसरा क्या है? ह्यूमन रिसोर्स इंप्रूव हो रहा है, स्किल्ड एम्प्लॉयज मिल रहे हैं, या एक्सेस टू हाई लेवल टैलेंट। ओके, सो रिटन इन लैंग्वेज जो है वो वर्ड्स बदले हैं बट कंसेप्ट क्या है? सेम। तो आप
लिख सकते हैं हाँ, बट जो अभी टेक्स्ट बुक में दिया है जनरली उसको स्टिक टू करोगे तो आंसर चेक होते टाइम भी आपको इजी जाएगा, उनको और आपको दोनों को। तो कॉस्ट क्या होती है? रिड्यूस। और ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? इम्प्रूव। ये दोनों में एडवांटेजेस क्लियर कट दिए हुए हैं, वो पॉइंट्स आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है? डिसएडवांटेजेस में क्या इंपॉर्टेंट दिया है? एक तो प्रॉब्लम है एंड लॉस ऑफ कंट्रोल, जैसे यहाँ पे बोला है, या सिक्योरिटी इशू बोला है, वैसे ही यहाँ पे उन्होंने बोला है प्रॉब्लम ऑफ ऑथेंटिसिटी या इन डेप्थ नॉलेज। ये क्यों? क्योंकि ये है अगेन अ स्पेसिफिक आउटसोर्सिंग। यहाँ पे किस चीज का आउटसोर्सिंग किया जा रहा है? आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप लॉ डिपार्टमेंट या लीगल डिपार्टमेंट खुद से इंटरनली नहीं बिठा रहे हो। क्या कर रहे हो? कोई लीगल फर्म को या कोई लॉयर्स को आपका काम आउटसोर्स कर रहे हो। सो दैट इज लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसमें क्या किया जाता है? Practice of law firms or corporations obtaining legal support service from an outside law firm or legal support services company। तो यहाँ के फर्म्स हो या यहाँ के कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जो दूसरे लीगल फर्म्स से कंसल्टेंसी ले रहे हैं, उसको बोला जाता है लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इससे क्या होता है? एक तो कॉस्ट सेविंग होती है। सपोज आप मानो आपकी फर्म जो है वो इंडिया में ऑपरेट कर रही है और आपको कोई बाहर वाली पार्टीज का एग्रीमेंट करने का अपॉर्चुनिटी मिला है, जैसे वो कोई टेक ओवर कर रहे हैं यहाँ की कंपनी, तो क्या होगा? उनके कंट्री के लॉज भी स्टडी करने पड़ेंगे। तो वो आपके यहाँ लोग बिठा के उनसे स्टडी करवाने से अच्छा क्या है? उनको वो वर्क आउटसोर्स करो जो फर्म वहां ऑपरेट कर रही है दूसरे कंट्री में। सो दैट इज हाउ लीगल फर्म्स भी दूसरे फर्म से सर्विसेज लेते हैं। तो इससे क्या हो जाता है? कॉस्ट सेविंग, क्योंकि आपको आपके यहाँ पे उनका एक्सपर्ट बिठाने की जरूरत या उस कंट्री के लीगल नॉलेज वाला एक्सपर्ट बिठाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है एक्सेस टू हाई लेवल टैलेंट एंड नीश एक्सपर्टीज फ्रॉम आउटसाइड फर्म। कॉम्बिनेशन ऑफ इन हाउस एंड एक्सटर्नल लॉयर्स, मतलब यहाँ पे जो है हमारे लॉयर्स तो है ही, साथ साथ बाहर के लॉयर्स का जो सपोर्ट मिलता है उससे क्या होता है? यहाँ पे एक्सपर्टीज हमको मिलती है, टेलर लाइबिलिटीज एंड रिड्यूस फॉर्म ओवरहेड। मतलब यहाँ पे बेसिकली हमारी कॉस्टिंग रिड्यूस हो ही रही है, बस कॉम्बिनेशन में उसके साथ साथ काम मिल रहा है तो बेटर आउटपुट मिलने के चांसेस हो जाते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? मे बी उनसे जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हो रही है वो क्या है? ट्रू नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तो लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ इन डेप्थ नॉलेज। मे बी जिस फर्म को काम दिया हुआ है उसमें इतने एक्सपर्ट लेवल लोग नहीं अवेलेबल है जिनको प्रॉपर इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। उसके साथ साथ कल्चरल एंड लैंग्वेज बैरियर्स एंड ज्योग्राफिकल हर्डल्स। ज्योग्राफिकल हर्डल्स मतलब अगेन उनको यहाँ पे कम्यूट करना पॉसिबल नहीं है या टाइम जोन अलग हो सकते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। फाइन, तीनों कैटेगरी समझी। बिजनेस प्रोसेस में क्या कर रहे हो आप? बिजनेस प्रोसेस में पूरा एक फंक्शन किसी को दे रहे हो, नॉलेज प्रोसेस में कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शन दे रहे हो, एंड लीगल प्रोसेस में स्पेसिफिकली लीगल वर्क दे रहे हो। Once again we'll revise just these two answers, advantages and disadvantages of outsourcing. Advantages में क्या है? Overall cost decrease, manpower cost decrease, investment cost decrease. Stimulate entrepreneurship, employment, exports, export and high quality services, and emphasis on core areas. Disadvantages क्या है? Lack of customer focus, threat to security and confidentiality, dissatisfactory services, ethical issues. अगेन इसमें से जो है एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस में से एक क्वेश्चन और आउटसोर्सिंग में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन, सो 2 से 3 क्वेश्चन इस लेसन में से आने के चांसेस है। 4 मार्क्स के वेटेज के आसपास क्वेश्चन इसमें से आएंगे। फाइन, ओके, सो दैट्स इट अबाउट चैप्टर नंबर 5। थैंक यू सो मच, सी यू, बाय बाय, गुड डे।